नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देख रहे हैं ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे। सूचना जनसंपर्क मंत्रालय में लाखों करोड़ों का खेल, फर्जी सर्कुलेशन दिखाकर विज्ञापन भोगी डकार रहे हैं पत्रकारों का हक। हमारे इस कार्यक्रम का पार्ट 1 जारी कर दिया गया है, आप देख रहे हैं पार्ट 2। ये जमी ये आसमां, हाँ ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम, कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। आपसे अब जो आगे का कार्यक्रम में बड़ा अहम होने वाला है, हमारे साथ में RTI एक्टिविस्ट हैं। ये बहुत अभी युवा कहिए इनको या नया कह सकता हूँ मैं इनको, और अनुभव इनको इतना नहीं है जितना हमको या आपको या पीयूष जी को है या भाटी जी को है। और ये RTI से जुड़ी हुई हैं, तो मैं इन्हीं से जानता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ राजौरी, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ शिवाली शर्मा है। शिवाली, आप भी RTI से कार्यकर्ता हैं, और जो हमारे भाटी जी इस समय हमारी स्क्रीन पर हैं, इन्होंने तो बहुत बड़ा ये जखीरा खोल दिया है, और पूरा उत्तराखंड क्या, उत्तर प्रदेश क्या, और आसपास के जो पूरे स्टेट हैं, ये ऐसा बम इन्होंने फाड़ दिया है कि परमाणु बम है, पूरे देश में तहलका मचाने वाला है। तो क्या आप महसूस करती हैं कि हमारे भाटी जी को किसी तरह का कोई खतरा भी है? क्या ये डेंजर जोन में है? सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आपका जो आज का टॉपिक है उस पर भी चलो हम बाद में बात करेंगे। और जो आपका प्रश्न है, तो मैं जो इनका, जैसे आपने वर्क बताया कि इनने किस तरह से RTI के माध्यम से इतना जो भी है डॉक्यूमेंट्री जो भी इकट्ठी की, तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि इनने जैसे बताया भी कि वो इनको मिल गया। सबसे पहले तो हमारा इतना भी है कि कोई भी हम RTI लगाएंगे तो वो काफी डिले कर दिया जाता है, क्योंकि उसका वो जो प्रोसीजर है वो काफी लंबा चलता है। 30 डेज का, 45 डेज का, रिप्लाई मिले ना मिले, देन फर्स्ट अपील करो तो कोई एक्शन नहीं होता। तो आपको अगर मिला तो उसके लिए काफी मतलब खुशी है हमें। और आपने जितना भी वो आप जैसे हजारों के हिसाब से जो आपने घोटाले सामने लाए या जो भी है, तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने उत्तराखंड में इतना अच्छा काम किया, तो जो आपने डेंजर जोन की बात की वो तो चलो एक अलग लेवल का है ही है, लेकिन अगर हम खुद में अगर हिम्मत है, हम कहें कि वी कैन डू, अगर हम कहें कि आई कैन डू एवरीथिंग, तो ये हम कर सकते हैं। तो उसके लिए ये नहीं है कि खतरे की बात आपको हो तो ये पत्रकार होता है, लेकिन आप कहें कि चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम है जी, सामने आना ही पड़ेगा, हमें सारी बात कहनी पड़ेगी। तो उसमें अगर डर नाम की चीज हम दिल में बिठा लेंगे तो वो जो पत्रकारिता है तो उसमें एक रोक लग जाएगी। तो हमें वो जो पॉइंट है, हमें वो जो पूर्ण विराम नहीं लगने देना, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो देन मैं कहूंगी, हम इनसे जानना भी चाहूंगी और मैं सीखना भी चाहूंगी
कि किस तरह से इन्होंने जैसे कहा कि उत्तराखंड में इन्होंने काफी ज्यादा जो चीजें सामने लाई, तो हम कहेंगे कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होना चाहिए। जैसे हर डीआईओ होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे जो भी घोटाले करने वाले, जैसे हमारे कोई भी जो न्यूज़पेपर चल रहे हैं या जो भी सिस्टम है। तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि आरटीआई के माध्यम से इन्हें किस तरह से और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी, क्योंकि उसमें भी कुछ रूल्स रहते हैं कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं या नहीं। और हर स्टेट में ऐसा जो आपने जो एक मुहिम शुरू की है वो जारी रहे, ताकि यहीं तक ना सीमित रहे, और जो ऐसे चैनल्स हैं या ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो सके, और तभी जाकर जो ये थोड़ा जो है जैसे समस्या में ही समाधान है, तो थोड़ा जो है रोकथाम लग पाएगी। तो मैं इनसे जानना चाहूंगी इस बारे में भी। जी चलिए जी मैं आपका सवाल सीधे राकेश भाटी जी को पहुंचाता हूं। राकेश जी, आपने सुन तो लिया जो शिवानी शर्मा ने कहा। मैं अब आपसे सीधा सीधा बिना किसी रुकावट के चाहता हूं कि इनके सवालों का जवाब दीजिए। जी शिवानी जी, जैसे आपने बताया कि आरटीआई में जिस तरीके से क्या क्या मांगा जाता है, तो उसका फॉर्मेट में चक्रपाणी जी को पूरा, क्योंकि अगर मैं इसको डिबेट में अगर वो करूंगा, टाइप जी करूंगा तो काफी लंबा इस पे वो हो जाएगा चर्चा। वो जी मैं जी सारा जी। चक्रपाणी जी को अवेलेबल करा दूंगा कि क्या क्या हाँ मैंने इनसे मांगा है, क्योंकि ये अभी सिर्फ प्रिंट मीडिया की खबरों से संबंधित अभी खबरें चली हैं, लेकिन अभी जी इसमें बहुत कुछ बाकी है। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि लघु फिल्में बनती हैं, एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, या जो लघु फिल्मों पे यहाँ जो उत्तराखंड में शूट की जाएंगी उन पे सब्सिडी होती है। जी और जैसे आउटडोर मीडिया के माध्यम से पीवीआरस में या मल्टीप्लेक्स पिक्चर हॉलों में विज्ञापन जारी किए जाते हैं सरकार की उपलब्धता को लेकर। और तो इसमें अलग अलग काफी विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में होते हैं। इसके अलावा जैसे विज्ञापन के और जो माध्यम है, प्रिंट मीडिया को छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ दीजिए, और भी बहुत सारे माध्यम हैं, जी जैसे बिल्कुल होर्डिंग्स लगते बिल्कुल। हैं, तस्वीर होर्डिंग रखते हैं। लगाए जाते हैं और जी इसके अलावा जो आपने कहा लघु फिल्में हैं, बड़ी फिल्में भी बनती हैं, और उनके आर्टिस्ट को भी ये होता है कि अगर इस स्टेट में आप 80% आर्टिस्ट लेते हैं यहाँ का, तो आपकी फिल्म है, आपका जो प्रोडक्शन है उसको 80% या 50% जो भी है उनका रेशो, उसमें सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है टैक्स में। तो बहुत सारे जी, घपले के तमाम रास्ते गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं। और मतलब ये तो पत्रकारिता के नाम पे जो सहूलियतें देने का गवर्नमेंट ने वो किया है कि साहब पत्रकारों को ये सहूलियत दी जाएगी, तो मैंने बताया आपको पहले भी कि पत्रकारों को, जिनको वाकई में जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको तो इन सहूलियतों को टाइम ही नहीं है लेने का, है। और जो बिल्कुल खाली बैठे हैं, शादी ब्याह में जाना है तो सूचना विभाग से गाड़ियों को ले लेना, क्या है कि सब हम एक पत्रकार सम्मेलन में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो और सूचना विभाग को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है सूचना विभाग को नहीं पता है। और दूसरा सबसे बड़ा गंभीर विषय चक्रपाणी जी ये है, शिवानी जी, कि सूचना विभाग के जो मंत्री हैं यहाँ पर, स्वयं मुख्यमंत्री हैं सूबे के। सबसे बड़ी चीज ये है, जी लोग जी उन्हें भी बताकर उनसे विज्ञापन, क्योंकि वो एक राजनीतिक पर्सन है, हाँ और क्योंकि छोटा स्टेट है, और धामी जी जो शुरू से जो है एक कहते हैं ना फ्रेंडली नेचर के एक वो रहे हैं विधायक भी, तो काफी पत्रकार उनके करीबी रहे हैं। तो जिसमें जैसे पीयूष त्रिपाठी वाइटम ने बताया था, न्यूज बेट करके एक अखबार है जी जिसने एक बार 9 लाख का विज्ञापन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूचीबद्ध भी नहीं है सूचना विभाग में, जी विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध भी नहीं है। अब अपने निजी संबंधों के आधार पर ये जाते हैं मुख्यमंत्री महोदय के सामने, वो अपना लेटर रखते हैं कि साहब हमको इतना इतना विज्ञापन निर्गत कर दिया जाए, ये मेरा वीकली या मेरा डेली पेपर न्यूज़पेपर है। अब मुख्यमंत्री एक राजनीतिक पर्सन है, उनको द्वारा उस पर एक टिप्पणी कर दी जाती है, इनको विज्ञापन दे दिया जाए, वो पूरी फाइल सूचना विभाग में आ जाती है। सूचना विभाग की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, कि भाई वो मुख्यमंत्री को ये अवगत कराए कि साहब इस अखबार को विज्ञापन देने से हमारा कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा, क्योंकि ये अखबार पहली बात तो सूचीबद्ध नहीं है, तो इसमें विचार ही नहीं किया जा सकता विज्ञापन देने के लिए, जी है ना, ये पात्रता ही नहीं रखता है। दूसरा कि ये अखबार है भी तो इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, तो इसको जो पैसा दिया जा रहा है वो पैसा एक तरीके से हमारा वेस्ट जाएगा, जी। क्योंकि अच्छा इसका प्रचार प्रसार नहीं होता। मैं भाटी जी वापस जी लौटता हूँ आप ही के मुद्दे पर। ये जो जी घपला घोटाला आपने उजागर किया है, लगभग कितनी जी धनराशि का घपला घोटाला है? देखिए, अगर जैसे उत्तराखंड राज्य जब से अस्तित्व में आया है, और उसके बाद सूचना एवं लोक संपर्क विभाग 2001 से यहाँ अस्तित्व में आया है, जी अगर उस टाइप के बजट को और आज के बजट को, आज यहाँ का बजट लगभग 400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है, जी अगर कम से कम भी देख लिया जाए, तो मेरा जो इसका आकलन मैंने किया था, तो 6-7 हजार करोड़ के आसपास
आज तक का टोटल अमाउंट बनता है। जी अब आप ये मान के चलिए कि 90% लोग गलत तरीके से विज्ञापन ले रहे हैं या सूचना विभाग उनको दे रहा है। हाँ लेना भी एक वो अपराध है, तो देने वाला भी तो अपराधी है ना उसमें, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल उसको सारी चीजों का पता है। जी ठीक है, और वो ग्राउंड लेवल पर उसका कोई भौतिक निरीक्षण नहीं करा रहा है हाँ कि साहब धरातल पर कोई निरीक्षण कराए कि जिस अखबार को हम विज्ञापन दे रहे हैं क्या वो है या नहीं है। जी ठीक है, तो ये अगर आप मोटा मोटी देखें तो मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अब तक का उत्तराखंड का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है। सबसे 3 से 3.5-4 करोड़ रुपए का जो दुरुपयोग हुआ होगा, जी है ना, जी वो मैंने सूचना से भी पेपर मांगे हुए हैं। लेकिन जो मैंने आज तक विज्ञापनों का कलेक्शन किया है, विज्ञापन किसको कितना कितना गया है और उसमें कितने लोग जो विज्ञापन को लेने योग्य नहीं थे वो उनको विज्ञापन दिया गया है, तो मैंने जो मोटा मोटा अनुमान लगाया है वो 2.5 से 3 करोड़ का तो अब तक मैं उसका आकलन कर चुका हूँ। जी अभी आने वाली सूचना भाई से आप ये अगर धनराशि अगर आप बढ़ेगी, घटेगी। 90% की बात करते हैं भाटी जी और जी, 7,000 करोड़ को इसको आंक रहे हैं, तो लगभग 6,000 करोड़ का खेल है ये पूरा, 5,500-6,000 मैंने तो करोड़ अभी का। तक जो अभी तक मैंने बताया ना आपको, अभी तक जो मैंने आकलन किया वो 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपया जरूर ऐसे मद में खर्च हुआ है जो कहीं से प्रचार प्रसार उसका सरकार का हुआ ही नहीं है, जी और ऐसे लोगों को दिया गया है जो प्रचार प्रसार में सम्मिलित ही नहीं है, वो फाइल कॉपियां छपवा के सिर्फ विज्ञापनों को हथियाने वाले लोग हैं। अच्छा, और ये जो आने वाले टाइम में भाटी कुछ जी जी जब जी से ये खबर आपने पब्लिश की है, आपके अंक मार्केट में आए हैं, जो वीकली जी आई है आपका, उसके जी बाद में क्या महसूस कर रहे हैं आप? प्रशासनिक तंत्र में कैसा माहौल है जो सूचना विभाग से जुड़े हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है और पत्रकार समुदाय में कैसा माहौल है, जरा हमको शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, पत्रकार समुदाय में तो बहुत बड़ा रोष है, और अन्य जो भी आप बता रहे हैं, जितने भी और मद आपने बताए, उनमें सब में बहुत ज्यादा चर्चा है, अच्छा क्योंकि इन चीजों को कभी भी, इन आंकड़ों को आम जन के सामने कभी नहीं लाया गया, जी और ये आम जन के सामने आने के बाद प्रशासन में भी इसकी बहुत चर्चा है, सूचना विभाग में भी इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। हाँ सूचना विभाग खुद आकलन नहीं कर पा रहा था कि क्या वाकई में हमारे यहाँ इतने लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो विज्ञापन की पात्रता वाकई में नहीं रखते हैं, जी जिसको कि मेरी टीम ने और हमने मिलके सबको इकट्ठा करके सबका आकलन करके जब अखबार में पूरा छापा है, हाँ तो उसके बाद सूचना विभाग के अधिकारी भी दबी जबान से या ऑफिशियली ना करके, ऑन रिकॉर्ड ना बात करके, वो खुद भी, उनका कहना ही था कि यार ये तो बहुत बड़ा ह्यूज वो है, स्कैम है। जी लेकिन जी सवाल तो ये होता है आदरणीय पीयूष त्रिपाठी साहब कि आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, लगातार हो रहा है। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आप कानून का हवाला देते हैं, आप नियम कानून की बात करते हैं, आप ये भी करते हैं कि साहब पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद में लाखों रुपए की, हजारों रुपए की तनख्वाह, वेतन भत्ते लेते हैं, और आप इतनी बड़ी डकैती, इतनी बड़ी लूट, इतना बड़ी चोरी को देख रहे हैं। इसमें कहीं आपको लगता है कि शासन प्रशासन भी जुड़ा हुआ होता है और इसको रोका जा सकता है क्या? त्रिपाठी साहब, सर अपना माइक खोल लीजिए, आपने माइक बंद किया हुआ है। सर माइक खोल लीजिए आप अपना, आपका माइक फिलहाल बंद है। दादा माइक खोल लीजिए आप, और मैं इतने चलता हूं, केपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। दादा जरा आप बताइएगा कि जो इतना बड़ा घोटाला है, क्या ये संभव है कि बिना मिली भगत के इतना बड़ा ये करप्शन हो जाता हो? उत्तर प्रदेश की स्थिति तो आपको ही बताता हूं कि यहाँ तो दरोगा ही चोर है। मतलब जो सूचना विभाग है, सूचना विभाग के तमाम सारे बाबुओं के और कुछ अधिकारी भी अपनी पत्नियों के नाम से फर्जी अखबार निकालते हैं। दादा तो पीछे होके बैठ जाइए आराम से, दादा पीछे होके बैठ जाइए, हाँ ऐसे यहाँ जी। तो वो खुद निकालते हैं। और दूसरी बात ये कि सूचना विभाग के अधिकारियों की लाखों रुपए की कमाई है, हर एक में 20 से लेकर 30% तक कमीशन लिया जाता है। हाँ। तो वो किसी को क्या बताएंगे, वो तो सारे रूल्स और रेगुलेशन से परे होकर विज्ञापन देने का काम करते कमीशन के उसमें, और जो कमीशन जिससे नहीं मिलता है वो अखबार चाहे जितना बढ़ता हो, चाहे जितना सही अखबार हो, उसको
वो विज्ञापन देते नहीं है। जी। तो वो सूचना विभाग से क्या अपेक्षा की जाए कि वो ऐसा थोड़ी है कि उसकी बिना जानकारी के हो रहा हो। उसकी तो पूरी मिली भगत, पूरी सहभागिता है इसमें। बिल्कुल। विज्ञापन का जो घोटाला है उसमें पूरी तरीके से उसकी सहभागिता है। और क्या कहूं, खैर अभी आपने 90% लोगों की कही कि 90% अखबार फर्जी है। मैं 90% की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं 95% से ऊपर हो गए। अब 2-3% ही अखबार असली रह गए। बाकी जो विज्ञापन के लिए अखबार निकल रहे हैं, अब इनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि आप पता चला कि 50,000 अखबार छपते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? वो जो अभी एक साथी ने जिक्र किया था कि लखनऊ की एक प्रेस से जो है वो पता चला कि 50-50 अखबार निकल रहे, केवल मास्ट हेड चेंज कर दिया जाता है और पूरा का पूरा मैटर वही रहता है, और वो केवल विज्ञापन के लिए अखबार छापे जाते हैं। तो वो उनसे क्यों सूचना विभाग ये जांच नहीं कराता कि आप बताइए आपके पास में कौन सी प्रिंटिंग मशीन है, कहाँ लगी हुई है प्रिंटिंग मशीन, और उस प्रिंटिंग मशीन से कैसे ये 50,000 अखबार छप जाते हैं, कैसे छप पाते, आपका बिजली का बिल क्या है? ये ना तो डीएवीपी में ना आरएनआई में जांच होती है। मैंने तो देखा कि एक बार ईमानदारी से जब अटल जी की सरकार थी और सूचना प्रसारण मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज थी, तब डीएवीपी में जरूर बहुत ईमानदारी के साथ में काम हुआ था और कई अखबारों की बलि चढ़ गई थी, कई फर्जी अखबारों। दादा अभी भी दादा बीजेपी की सरकार है तो ईमानदार नहीं है क्या? नहीं, ये इस सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे कई अखबार ऐसे में, मैं तो हर जिले की मैं अखबार जाके देखता हूँ, तो मैंने कई अखबार तो ऐसे देखे जिनको भरपूर विज्ञापन मिल रहा है और उनकी प्रिंटिंग में यही पता नहीं चल रहा कि छपा हुआ क्या है। अब ये भी जांचने का काम डीएवीपी का और आरएनआई का है कि प्रिंटिंग साफ है कि नहीं है, पारदर्शी है कि नहीं। उसमें वो प्रिंटिंग बिल्कुल साफ नहीं है, इतनी भद्दी प्रिंटिंग है कि उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या छपा है, फिर भी उनकी विज्ञापन मान्यता निरस्त नहीं होती है। आदरणीय पीयूष त्रिपाठी जी, दादा आपसे मेरा निवेदन है, एक बार आप बाहर निकल जाइए डिबेट से, उसके बाद में दोबारा ज्वाइन करेंगे तो आपका माइक ऑटोमेटिक खुल जाएगा। आप ऐसा कर लीजिए एक बार, और शिवानी जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। दादा अपनी बात को जारी रखिएगा। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, ये जो तमाम मैटर है, अगर उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में ये 7,000 करोड़ का मैटर है, तो उत्तर प्रदेश में तो ये मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख करोड़ का बैठ जाएगा। 1.5-2 लाख करोड़ का निश्चित रूप से ये मैटर है, 1.5-2 लाख करोड़, और ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही जी। और अकेले राज्य सरकारों के विज्ञापनों में घपलेबाजी नहीं हो रही जी, घपलेबाजी तो डीएवीपी के भी, रेलवे के विज्ञापन हमने देखा है कि रेलवे ने कैसे अखबारों की मान्यता कर रखी कि जैसे पश्चिम बंगाल का कोई डिवीजन है रेलवे का जी, और उसने मान्यता दे रखी उत्तर प्रदेश के किसी झांसी मंडल के अखबार को, पता चला कि चित्रकूट मंडल के अखबार को मान्यता दे रखी, और वो सुदूर पश्चिमी बंगाल का जो टेंडर है वो छप रहा है, उसमें पेमेंट हो रहा है। बताइए उसकी क्या उपयोगिता है उसकी, जब वो अखबार उस इलाके में पहुंचता नहीं है, जो टेंडर डालने वाले हैं वो टेंडर डालने वालों को देखने को मिलता नहीं, तो क्या उपयोगिता है? सर्वत्र एक लूट मची हुई है। और जो आपने कहा शुरू में कि ये टैक्स पेयर का पैसा है, हाँ। जो विज्ञापन के रूप में जो आप बांटते हैं, टैक्स पेयर का पैसा है। बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि उस पैसे की आप इस तरीके की बर्बादी कर रहे हैं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं। जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि पहले अगर अखबार से बढ़ा चढ़ा के अपना प्रसार दिखाते थे, लेकिन वो अखबार बढ़ते तो थे। आज की स्थिति में तो ये है कि जो स्थानीय अखबार है उनमें 95% तो बढ़ते ही नहीं, उनकी तो 200-300 कापियां छपती हैं और ना कोई उनको देखता है, ना कोई पढ़ने वाला होता। तो आप विज्ञापन किसके लिए दे रहे हैं? आप कौन सी पत्रकारिता की सेवा कर रहे हैं? उस पर ऐसी पत्रकारिता के जरिए ये कहा जाता है कि पत्रकारिता से लोकतंत्र मजबूत होता है, ऐसी पत्रकारिता से कौन सा लोकतंत्र मजबूत होता है? तो आप लुटाए चलाए जा रहे। दादा राकेश भाटी जी ने पहले ही कहा था कि ये विज्ञापन भोगी हैं, ये पत्रकार हैं ही नहीं। जो इस टाइप के लोग हैं ये पत्रकार हैं ही नहीं, ये तो विज्ञापन भोगी हैं। इनका अपना जुगाड़ है कि भाई यहाँ से लूटो, यहाँ से लूटो, आपको कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़े तो बनवाइए। अब भाटी जी मैं आपकी तरफ आता हूँ, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देने के बाद सरकार के कुछ नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, और उनका कहना यह है कि अगर आप शपथ पत्र दाखिल करते हो झूठा तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में कार्रवाई होगी
ये जो 90% फर्जी लोग हैं जो पत्रकार बने घूम रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, ये लूट रुक पाएगी? देखिए, एक तो मेरा काम था कि मुझे इस चीज को उजागर करना था और लोगों तक पहुंचाना था, वो मैंने किया है जी। दूसरा, मैंने एक विशेष जो काम किया है वो मैंने अपने विवेक से एक एप्लीकेशन सूचना महानिदेशक को खुद से दिया है, शिकायती पत्र जी। कि इस प्रकार से ये संलग्न करके कि ये अखबार हैं, ये इनकी प्रसार संख्या जो दर्शा रखी है वो ये है। जैसे केपी सिंह भाई साहब ने बताया कि बिल्कुल उन प्रेसों पर अगर जो इन्होंने प्रसार संख्या दिखा रखी है तो उन प्रेसों का अगर संज्ञान लिया जाए तो 1.5 लाख कॉपी डेली छपनी चाहिए उन प्रेसों पे, जबकि उनकी कैपेबिलिटी मेरे ख्याल से 5000 अखबार छापने की नहीं है पर डे जी। और उस पर 150 अखबारों ने अपना वो करा रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है जी। क्योंकि वो 10-10, 15-15 कॉपियां छप रही हैं। हाँ। दूसरी चीज ये है कि रोक लगना ना लगना भाई साहब ये सूचना विभाग का विवेक पर है। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे जिस प्रकार से हमारी डिबेट ये चल रही है, अगर इसका संज्ञान लिया जाए और जैसे मैंने खबरें की उसका संज्ञान वाकई में सूचना विभाग ने लिया और इन लोगों को एक नोटिस शायद मुझे सुनने में आया कि जारी किया है कि भाई अपने अपने जो प्रसार संख्या सूचीबद्धता में टाइम में आपने विभाग में लगाई है उसको आप प्रूफ करिए कि किस प्रकार से ये एफिडेविट दीजिए, अभी आपने बताया। तो हाँ, और दूसरा ये है कि इस प्रकार के जो अपने ऊपर पत्रकारिता की मोहर लगाए घूम रहे हैं उनमें बौखलाहट बहुत है। उस बौखलाहट से लगता है कि उनको अंदर ये डर है कि इस पर कार्रवाई होना निश्चित तय है। अच्छा भाटी जी, जैसा मुझे संज्ञान आया है, आपके कई बिजनेस भी हैं, जैसे लीकर का आप काम करते हैं, इसके अलावा एक कॉलेज भी आप चलाते हैं मेडिकल से जुड़ा हुआ, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी आपकी है। तो ये जो आपका व्यवसाय है तो आपने नीट एंड क्लीन व्यवसाय किया हुआ है, क्या आपको कोई आशंका है कि ये लोग भी आप पे उल्टा दाब चल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मेरा एक अस्पताल भी है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और इन लोगों के द्वारा ये सूचनाएं मेरे तक पहुंचाई जाती हैं कि साहब वो भी व्यापारी हैं, वो भी व्यापार कर रहे हैं, तो उनके साथ भी दिक्कत कल को आएगी, पत्रकार लोग उनके पीछे लग जाएंगे। तो मैंने उनको साफ बोला कि मैंने जो भी काम किया है वो जो गवर्नमेंट ने नियम तय कर रखे हैं उन नियमों के अनुसार वो काम हो रहे हैं। और बहुत लोगों ने, आज नहीं बहुत लोगों ने पहले से लगानी शुरू कर दी थी, तो उनको गवर्नमेंट वालों ने, जिस विभाग ने हमको मान्यता दे रखी है लीकर की या उसकी मार्ट की या हॉस्पिटल की या कॉलेज की, तो वो जवाब वो विभाग देगा और वो उसका नियमित रूप से उसका निरीक्षण होता रहता है। वो एक विषय नहीं है, वो एक मुझे विचलित करने के लिए एक सिर्फ जिससे कि मेरा ध्यान इन खबरों से अलग हो जाए या हट जाए और मैं इन लोगों को खुला छोड़ दूं और ये चीजें फिर से नॉर्मल हो जाए। या फिर से सबसे बड़ा खतरा इन लोगों को ये नहीं है कि आगे तो विज्ञापन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा खतरा जो इनको कौंध रहा है इनके अंदर, इनके दिमाग में, उनका ये है कि जो एक एक व्यक्ति ने लगभग अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मल विज्ञापन जिनको मिला है तो आज तक की डेट में जब से उत्तराखंड बना है 40-40, 50-50, 60-60 लाख रुपए का विज्ञापन इन्होंने हथिया लिया है। कहीं उसकी रिकवरी इनसे ना होने लगे, जिसकी भरपाई ये करने की स्थिति में अब शायद नहीं है। उस वजह से इनके अंदर बहुत बड़ी एक बौखलाहट, एक तबके में बहुत बड़ी बौखलाहट है। चलिए, अभी मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा। दादा पीयूष त्रिपाठी साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, और अब आप इसे छेड़ना मत प्लीज, ये मैं आपसे यहाँ बैठ के निवेदन कर रहा हूँ। आप भैया, आवाज छेड़ने की उम्र नहीं है मेरी अब। नहीं तो आप छेड़ते हैं दादा, वही तो इसी। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जो बेस है भाटी जी का जी, वो एक्चुअली आर्थिक घोटाले से कहीं ज्यादा सर्कुलेशन घोटाला है जी। सर्कुलेशन घोटाला मुख्य मुद्दा ये है कि हम विकलांग नहीं है और विकलांग पेंशन हमने ले ली, सेम बिल्कुल वही है जी। जी। पत्रकारिता जगत में किसी टाइम एक केपी सिंह जी को याद होगा कि किसी से पूछ दो यार तुम्हारा अखबार कितना बिक रहा है, तो जवाब जानते हैं क्या मिलता था? महिला से उसकी उम्र, व्यक्ति से उसकी सैलरी और अखबार से उसका सर्कुलेशन नहीं पूछा करते। बिल्कुल ठीक बात है। केपी सिंह जी ने मूल बात कह दी। ये होता पहले भी था।
मेरा अखबार अगर 1000 छप रहा है तो मैं मार्केट में निकल के बताया करता था। हाँ। अरे भाई 5000 कॉपी छप रहे। ये एक झूठ जो था ये हम सब लोग बोलते चले आए हैं। हाँ। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सूचना विभाग के विज्ञापनों में ये प्रक्रिया शुरू हुई और आते आते ये हो गया कि वही बात कि नाम लाए खट से, कोई कॉलम नहीं है उसमें। हमने एक प्रिंटिंग प्रेस वाले से कहा, उसने हमको 300 रुपए की 20 कॉपी पर डे के हिसाब से छाप के दे दी। अच्छा। हमको रेट निर्धारित हो गया कि आपका 11 रुपए 40 पैसे प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर रेट है। वही डीएवीपी से हुआ, वही सूचना विभागों से हुआ, अपने अपने राज्यों के। दादा इतना सच क्यों बोल रहे हो, रिकवरी आ जाएगी? नहीं तो मैं तो नौकरी करता रहा उन्हीं अखबारों में। मैं तो अभी हाल में ही जिस अखबार से निकला हूं उसका लिखा पढ़ी में सर्कुलेशन 55,000 कॉपी है जी। अब कितना छपता है वो अपना चेक करें लोग जी। भैया ये देखना, ये सर्कुलेशन घोटाला ज्यादा है सर जी। हम ये भाटी जी का ये सवाल नहीं है कि ये पैसा कहां जा रहा है क्या। भाटी जी ये कह रहे हैं कि अगर आपने लिख के दिया है सरकार को कि आप 20,000 कॉपी पर डे छाप रहे हैं जी, तो आप 20,000 छापिए और उसी हिसाब से आपका रेट तय है, अखबारों के रेट तय है जी। अच्छा भाटी जी, मैं आपके पास में लौट के आता हूं। दादा ने आपका समर्थन कर दिया, बात सही है और आज का बड़ा ये कायदे का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में कौंध रहा है। अब ये आपने अखबार में छाप दिया और कायदे में तो पत्रकारों का यही काम होता है कि भाई समस्या को उजागर कर दो और सब लोग जान जाएं, तो पत्रकारिता का काम तो आपने कर दिया है, लेकिन क्या आप आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, आपका काम खत्म हो गया? देखिए अभी तो खबर के माध्यम से अगर आप समझें कि ये मेरी कोई लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है किसी से लेकर। मैंने एक सूचना ली और उस सूचना को जग जाहिर कर दिया। जी बिल्कुल जी। उसके लेके कुछ लोग मेरे से लड़ने लगे, नाराज हो जाए या उसको लड़ाई का नाम दे दे तो वो एक अलग विषय है जी। हाँ, जब तक इन चीजों की जानकारी मुझे सूचना विभाग देता रहेगा जी, मैं इसको लगातार छापता रहूंगा, क्योंकि कार्रवाई करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाँ। छापना जरूर मेरे अधिकार क्षेत्र में है जी जी, और उसके लिए प्रयास भी किए जाएंगे कि आगे इस तरीके का जो वित्तीय बहुत बड़ा घोटाला इस छोटे से प्रदेश के ऊपर थोपा जा रहा है। उसका दूसरी चीज ये है कि यहाँ तो पहले से ही आपदाओं का प्रदेश रहा है ये जी, है ना। कुछ दैवीय आपदाएं आ जाती हैं, कभी बादल फट जाते हैं, कभी बरसातों में बहुत ज्यादा, कभी गर्मियों में जंगलों में आग लग जाती है और वो आग नहीं बुझ पाती है। हाँ। तो ये तो पहले ही आपदाओं का एक प्रदेश है भाई। हाँ। इस पे ये वित्तीय आप जी लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी लौट के आएंगे भाटी जी हम आपकी तरफ। हम दादा केपी सिंह साहब की तरफ चलते हैं। दादा, जैसा राकेश भाटी जी कह रहे हैं कि आपदाओं का प्रदेश है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढो, तो ये जो आपदा आई है राकेश भाटी जी के सत्कर्मों के द्वारा उत्तराखंड में, तो आपको लगता है कि इस आपदा में भी कुछ लोग, कुछ तबका, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या कुछ पत्रकार अपना अवसर तलाश कर लेंगे, और वो क्या होगा? नहीं, इसमें अवसर तो वो पहले से ही तलाश किए हुए हैं। हाँ, और इसीलिए वो अंदुनी कर रहे हैं। भाटी जी की ने जो मुद्दा उठाया है, ये जो भंडाफोड़ किया है, हाँ, उसकी अंदुनी कर रहे हैं, वरना अपनी प्रभावी कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। अगर उनमें थोड़ी शर्म होती, थोड़ी नैतिकता बाकी होती, हाँ, या ऐसी खबरों का कोई असर होता, तो फिर वो अभी तक तो उनको शुरू कर ही देना चाहिए थी। और वो जो आप इशारा कर रहे हैं कि इसकी वजह से वो उनका और ज्यादा भयादोहन उन अखबारों का, जिन अखबारों के फर्जी सर्कुलेशन की बात भाटी जी के अखबार में आ गई है, उनका और ज्यादा भयादोहन करने के लिए प्रेरित करेंगे तो नहीं। वो तो साथ साथ में वो भी सने हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर जांच हो गई तो हम भी फंस जाएंगे, हमें भी, हमारी भी जो है हम भी उस शिकंजे में की जकड़ में आ जाएंगे। तो ये तो वो उनको करने से रहे, वो तो उनके सहयोग से पूरा का पूरा हो रहा, तो कोई ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन
भाटी जी ने जो बात उत्तराखंड में जो मुद्दा बुलंद किया है, हम ये चाहेंगे कि उस उत्तर प्रदेश में भी वो बुलंद हो, वो मध्य प्रदेश में भी बुलंद हो। तो जितने राज्य हैं वो सारे राज्यों में ये घपलेबाजी हो रही है। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि असली पत्रकारों के लिए ये बेचैनी का कारण इस कारण से है कि ये जो इस ढंग से सूचना विभाग के लोगों को कमीशन बांट के और विज्ञापन हथियाने का, विज्ञापन के माध्यम से लाखों रुपए का मुनाफा हथियाने का जो एक नया रास्ता खुला है, उसके कारण से लोग प्रेरित हुए हैं। ऐसे लोग जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं जी, जो सिर्फ इतना जानते हैं कि एक फर्जी अखबार किसी भी वो जो प्रिंटिंग प्रेस है वही ठेका ले लेती, न्यूज वीक की बंदोबस्त भी हम कर देंगे, जो आर्टिकल उसमें जाएंगे, जो संपादकीय जाएगी उसका भी बंदोबस्त हम कर देंगे, और वो छाप के आप तो केवल विज्ञापन लीजिए। तो उससे जो अनर्थ हो रहा पत्रकारिता के क्षेत्र में, उससे जो सच्चे पत्रकार है उनके मन में बहुत ज्यादा बेचैनी है। तो अब जो एक ये पीर पर्वत हो गई है, पिघलनी चाहिए वाली। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवाली शर्मा अपना माइक और कैमरा ओपन कीजिए आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, चूंकि समय काफी हो चुका है, 9:23 हो गया है। हाँ दादा, मैं ये चाह रहा हूं कि अब क्लोजर किया जाए। जाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल शिवाली जी, आपने तमाम डिबेट सुनी है, और आज मैंने जो आपको इनवाइट किया उसका मेन मकसद ये भी था कि आपको ये जो महान विद्वान बैठे हैं इस समय, तो आपको कुछ सीख भी मिलेगी। तो मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं कि ऐसे मामले में भाटी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे मौका दिया। और सच में जो आज की जो डिबेट रही काफी अच्छी रही, उसमें बहुत सीखने को मिला। तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगी, इनने कहा कि 99 लोग एक तरफ है और मैं अकेला हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि मैं अकेला हूँ, तो हर जिले से अगर हम सब आवाज उठाएंगे तो ये अकेले हैं जो, इनके साथ हम सब मिलेंगे तो हमारी एक अलग यूनियन बनेगी, और जो ये गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। और तब जो ये गलत हो रहा है उसको वो खुद रुकेगा, और जो सही है हम उसका साथ देंगे। और ये जो गलत विज्ञापन की जो भी हो रहा है, जो भी गलत पत्रकार ऐसे जो भी गलत स्टेप्स उठा रहे हैं, जैसे हर कोई अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से या अपनी अपनी स्टेट से अगर रिप्रेजेंटेशन देगा अपने डीएम को, तो मुझे लगता है आरटीआई के माध्यम से उस रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम जान पाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। वो जो पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे, और बिना डर के, जैसे आपने कहा डर तो होगा, वो लाइफ थ्रेट या वो जो डर है उसको भगा के, उसको आउटकम करके अगर हम सब इनके साथ रहेंगे तो ये अकेले नहीं रहेंगे, हमारी अलग यूनिट बनेगी। और जो आज का ये मुद्दा है, तभी मुझे लगता है कि इसका हल भी निकल पाएगा, और जो है ये गलत चीज पर रोक लगेगी। चलिए, बहुत बिल्कुल सही आपने बात बोली, चूंकि संगठन में शक्ति होती है और आपने बात कही है। अब मैं सीधे सीधे आपसे जोड़ता हूं राकेश साहब, चूंकि ये दो महानुभाव जो हैं इनसे मैं ये चूंकि बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटर हैं, हालांकि आप भी एडिटर हो और मैं भी एडिटर हूं, लेकिन हम दोनों से वरिष्ठ हैं ये दोनों, इसलिए मैं सीधे सीधे आपसे आपका जो लास्ट कमेंट्स है वो लेना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी बात को भी पूरी कर सकूं। राकेश भाटी। जैसे शिवानी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम सब लोग अपने अपने स्तर पे, अपने अपनी जगह पर या अपने अपने जिलों में इस पहल को कर सकते हैं। और जब ये पहल चारों तरफ से होगी एक तरफा, जैसे मैंने तो इस चीज को उत्तराखंड में उठाया है, और एक तरफा चारों तरफ से होगी, तो जाहिर बात है कि सबका मनोबल तो बढ़ेगा ही, और संगठन में शक्ति तो होती है। और दूसरा ये है कि जब ये चारों तरफ से ये आवाज आएगी तो जरूर ऐसे लोगों में घबराहट और पैदा जरूर होगी, और ऐसे जो विज्ञापन दाता है और विज्ञापन लेने वाले हैं, इन दोनों को कहीं ना कहीं कोई ऐसा पनिशमेंट पाने वाली एक भय के अंदर आएगा कि ऐसा नहीं है कि भाई ये आवाज एक ही तरफ से उठी और हमने उसे दबाने की कोशिश की या किसी भी तरीके से दबा लिया। ये मान के चलिए, हो सकता है ऐसा भी, एवरीथिंग पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब सब लोग अपने अपने जिलों से इन चीजों को करेंगे, बिल्कुल शिवानी ने सही कहा, कर पा रहे होंगे, तो मुझे जरूर इसका वो देंगे कि हाँ भाई हमारे जिला सूचना
का ये ऑफिस है और यहाँ पर इतने लोग यहाँ पे सूचीबद्ध हैं या नहीं है, तो मुझे एड्रेस जरूर अवेलेबल करा दें, तो मैं उस जानकारी को खुद लेके खुद अपने अखबार में छापूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें ये राह जो है, ये जो पथ है, बड़ा पथरीला तो जरूर है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। मुझे एक शेर याद आ रहा है किसी का, मैं अक्सर बोल देता हूँ उसको कि आसमां में छेद भी हो जाएगा, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। अब मैं आता हूँ आदरणीय दादा पीयूष त्रिपाठी जी। दादा अभी एक शेर बोला था कुछ के दुष्यंत साहब का शेर है कि पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में सही या तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये सिलसिला जैसा कि शिवानी ने कहा, एक बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने कि हर जिले से आवाज़ उठे। बेशक कम लोग इस बात को आवाज़ को उठाएंगे, मैं समझता हूँ चूँकि राकेश भाटी भी हज़ारों में एक हैं, तो इसी तरह से सब जगह यही रेशो हमको मिलेगा। आपका मैं कमेंट्स चाहता हूँ आज की डिबेट पे आदरणीय पीयूष त्रिपाठी साहब। जी ऐसा नहीं हो पाएगा जी, कहीं से भी नहीं हो पाएगा जी। मेरे पास एक अखबार का टाइटल था, हाँ मुझे लगा मैं इसको नहीं निकाल पाऊंगा, हाँ, मैं शांत हो गया और वो डी ब्लॉक हो गया, चलिए मतलब बंद हो गया जी। नहीं निकाल पाता हूँ, मेरे पास नहीं है पैसा, हाँ मैं वो नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये तो हो सकता है। अब आते हैं इस बात पर, भाटी जी वाली बात पर। एक्चुअली भाटी जी इसी नेचर के पत्रकार हैं, इसी नेचर के पत्रकार हैं। इसके पहले भी नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी कंपनी से, हजारों करोड़ की कंपनी के प्रोडक्ट्स में मिलावट और उसके फर्जी होने का भंडाफोड़ वो कर चुके हैं। जी जी जी। तो रही बात भाटी जी की, तो भाटी जी सब सोच समझ कर इस रास्ते पर चले जी। उन पर असॉल्ट हो सकता है, उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जा सकता है, वो सब जानते हैं और इसके लिए वो प्रिपेयर है जी। उनका अखबार सरकारी विज्ञापन नहीं लेता जी। भाटी जी किसी से कोई समझौता भी नहीं करेंगे। उन्हें अगर सूचनाएं मिलेंगी, परफेक्ट, मैं कह तो रहा हूं, ये इसीलिए मैंने पूछा था कि आपकी इन खबरों का किसी ने ऑफिशियली खंडन किया क्या जी। उन्होंने कहा अभी तक नहीं किया, कर देना चाहिए, छोटी छोटी बात पे प्रतिक्रिया हो, ये है। और उससे ज्यादा कहीं उत्तर प्रदेश में और गली गली में है। उत्तर प्रदेश की दादा हम बात करेंगे, और ये सिलसिला चूंकि ये कोई छोटी बात नहीं है और ये सिर्फ एक डिबेट का मसौदा नहीं है। जो चिंगारी, जो आग, जो गंगा भागीरथी प्रयास करके राकेश भाटी लेके आए हैं, मैं एक बात कहता हूं और बड़ी क्षमा याचना के साथ इस बात को कहता हूं। आदरणीय केपी सिंह साहब बोले उससे पहले मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। भाटी जी, मैं एक प्रेस कोर काउंसिल नाम के संगठन का अध्यक्ष हूं और 14 राज्यों में हमारा संगठन, थोड़े थोड़े लोग, चूँकि मिजाज हमारा भी आपसे ही जैसे मिलता है तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी ने जो बात कही, हम आपसे वादा करते हैं कि प्रेस कोर काउंसिल की तरफ से ये नोटिस उत्तराखंड सरकार को और दिल्ली सरकार को जारी करेंगे, केंद्र सरकार को, और हम आपके साथ सार्वजनिक घोषणा करता है चक्रपाणी कि आपके साथ कांधे से कांधा मिला के, कदम से कदम मिला के हमारा संगठन आपके साथ चलेगा और इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं हम। साथ ही हम ये भी घोषणा करते हैं कि ये संविधान, हमारे दर्शक भी सुन लें इस बात को, कि ये संविधान मेरी हिफाजत के लिए बना है। मैं भारतीय नागरिक हूं, मुझे फक्र है कि मैं भारतीय नागरिक हूं। ये तमाम विधायिका, ये तमाम कार्यपालिका, ये तमाम सुप्रीम कोर्ट मेरी व्यवस्थाओं के लिए बनी है। मैं इस देश का मालिक हिंदुस्तान हूं, चूंकि मैं भारतीय नागरिक हूं। और ऐसी जाबाज जो पत्रकारिता करने वाले राकेश भाटी हैं,
मैं प्रेस कोर काउंसिल की तरफ से भाटी जी आपको और आपके जैसे तमाम पत्रकारों को आश्वस्त करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी कि आने वाले समय में हम आपकी आवाज में अपना सुर मिलाएंगे, आपका साथ देंगे। चूंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पत्रकार बचा तो पत्रकारिता बचेगी, और ये देश को समर्पित करता हूं अपनी पंक्तियां। पत्रकार बचा तो पत्रकारिता बचेगी, पत्रकारिता बची तो संविधान बचेगा, संविधान बचा तो लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र बचा तो ये भारत देश बचेगा। तो इस देश को बचाने की मुहिम है, इसमें हम आपके साथ हैं भाटी जी, और हमारे दर्शक आपको पूरी तरह से साथ देंगे। और यहाँ हम उत्तराखंड सरकार से भी कहना चाहते हैं, साथ ही दिल्ली सरकार से कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना सुधार दिए जाओगे। आदरणीय केपी सिंह साहब, केपी सिंह साहब, चूंकि आखिरी कमेंट्स में आपका लेना चाहता हूं, आप सबसे वरिष्ठ भी हैं, हो सकता है हमसे कोई त्रुटि हुई हो, मैंने अपने विचार उद्गार व्यक्त किए हैं, और मैं इस बात को भरोसा दिलाता हूं अपने तमाम दर्शकों के सामने, इस बात को मैंने सार्वजनिक किया है कि मैं भाटी जी की लड़ाई में भाटी जी के साथ हूं। आदरणीय केपी सिंह साहब, लास्ट कमेंट्स आज की डिबेट का। जी, मैं आपको बधाई दूंगा। पता नहीं आपने कैसे सोच लिया कि आपसे कोई गलती हुई है। आपने एक बहुत ही सार्थक पहल की, ये एक मुद्दा आपने बनाने की कोशिश की है, और हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इसका असर होगा। उत्तराखंड में जो भाटी जी ने किया है, और उसमें आपका भी योगदान है कि आपने उसको चर्चा का विषय बना दिया, तो उत्तर प्रदेश में भी उसका असर होगा, और उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं इसकी आवाज उठेगी। आपने प्रेस काउंसिल के बारे में कहा कि प्रेस काउंसिल उत्तराखंड के मामले को संज्ञान में ले। क्या आपको लगता है कि कोई संस्था ऐसी बची है वर्तमान दौर में जो ऐसा कोई साथ दिखा सके, ऐसा कोई कदम उठाने का साथ? दादा मैंने जिक्र किया प्रेस कोर काउंसिल, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और इसमें पानी जी की अच्छा जी, और इसमें दादा मैं बता दूं, इस संगठन में मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूं, क्योंकि इस संगठन के फाउंडर में 3 बड़े जज हैं, 2 बड़े वकील हैं जो देश के बड़े वकील हैं, और बाकी पत्रकार भी हैं, और टीम भी हमारी 15-16 राज्य में है, ठीक ठाक अपना लोग जुड़े हुए हैं, और ज़्यादातर लोग जुनूनी हैं, क्रांतिकारी हैं, जैसे कि राकेश भाटी हैं। मैंने इनको समझ के सोच के, जब मैंने इनका कल अखबार देखा, कल ही मेरी मुलाकात इनसे हुई थी, और मैंने आज ये डिबेट रखी है, चूँकि मैं समझ सकता हूँ कितने बड़े सेंसिटिव मैटर है ये, और कितनी बड़ी तलवार की धार पे इन्होंने कदम बढ़ाया है। इनको हमारी ज़रूरत है, भले ये समझते हो या ना समझते हो, हम इनके साथ हैं। और यहाँ हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। और सिंह साहब को एक बार जरा बाइंड अप कर दे दीजिए, लास्ट कमेंट तो ले लीजिए। हाँ दादा बिल्कुल, आप ही का नंबर है, आप लास्ट कमेंट्स दीजिए। मैं ये समझ रहा था कि प्रेस काउंसिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं दादा, प्रेस कोर काउंसिल हमारी संस्था है, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। समझ गए, और समझ गए। आपने ये जो सूचना दी हमें बड़ी प्रसन्नता भी है, क्योंकि जो मुख्य धारा के जो प्रेस संगठन है आज की तारीख में, वो तो खुद ही माफियाओं के हाथ में चले गए जी। पत्रकार माफिया उनका नेतृत्व कर रहे, संचालन कर रहे। नहीं दादा, हम कोई मुद्दा उठा नहीं सकते, तो ऐसी एक संस्था की जरूरत थी। हम आपके प्रयास को, हमारा पूरा समर्थन है, हम जैसे सारे लोगों का पूरा समर्थन है, और हम लोग बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि जो वास्तव में पत्रकारों की मुद्दा है, पत्रकारिता के जो मुद्दे हैं, वो आपके संगठन के माध्यम से वो उनके लिए लड़ाई लड़ी जा सके। बिल्कुल दादा, बिल्कुल हम साथ हैं। दादा मैं आपने जिक्र छेड़ा, छोटी सी बात बोले देता हूँ, हालांकि प्रोग्राम काफी लंबा हो गया। हमारी संस्था ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 5 PIL दाखिल करी हैं, हाई कोर्ट इलाहाबाद में 2 PIL हमने दाखिल किए हैं, और वो सारे जनहित के मुद्दे हैं। और अब हमारा जो अगला के मामले में भी होनी चाहिए जी, बिल्कुल हमने अभी टोल टैक्स के मामले में और पत्रकारिता भत्ते के मामले में एक रिट है जो तैयार की है, और उसको हम इलाहाबाद में ही
फाइल करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो आप सब लोग हमसे जुड़े, और आदरणीय भाटी जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी हमारा बुलावा आए तो आप जुड़िएगा जरूर। और आदरणीय केपी सिंह साहब, दादा आपका सानिध्य हमको चाहिए। आदरणीय पीयूष त्रिपाठी जी, आदरणीय केपी सिंह साहब और दानिश साहब, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम उनके साथ रही, मुंबई से हमारे साथ थे, लेकिन उन्हें बीच में शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हमारे साथ जूझती है। इसके अलावा शिवाली शर्मा, जम्मू कश्मीर से आप जुड़ी, आपने भी समय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद। ये जमी ये आसमां, हाँ, ये जमी ये आसमां, हमारा कल, हमारा आज, हमारा कल, हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।